नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक वॉल्वो बस को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लाशें सड़कों पर बिखर गई। इस हादसे में 18 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा बाराबंकी के राम स्नेही घाट के पास अयोध्या लखनऊ हाईवे पर आधी रात को हुआ। बताया जा रहा है कि बस हरियाणा के पलवल से बिहार जा रही थी। बस में मजदूर सवार थे और बिहार लौट रहे थे और बस में लगभग 140 यात्री सवार थे, जिनमें से 18 की मौके पर ही मौत हो गई। घायल ने बताया कि वो सभी पंजाब और हरियाणा में मजदूरी किया करते थे और अपने घर बिहार वापस लौट रहे थे। बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि बस का एक्सल टूटने की वजह से यह थाना राम स्नेही घाट के ढाबे के पास खड़ी हुई थी। पुलिस के मुताबिक मारे गए मजदूर बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा और बाकी जगहों में से थे। ये हादसा हुआ है जैसे बस का बेलन टूट गया है, तो उधर खड़ी कर दिया है साइड में हम लोग आगे बैठ गया था, पीछे से आकर ट्रक वाले मार दिया। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम लोग पंजाब से आ रहे थे, अब बिहार जा रहे थे। बाराबंकी रामसनई घाट में हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। एक बस जो ज़्यादातर उसमें अभी तक जो पता लगा है सीतामढ़ी, सहरसा आदि जनपद के लोग थे, बिहार के। ये पंजाब या हरियाणा में जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये वापस जा रहे थे। बस का एक्सल टूटने के कारण लोग बाहर आ गए थे। कई लोग बस के साइड में, कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे, क्योंकि उनको ड्राइवर ने ये बताया कि उसको जो है रिपेयर करने तक उनको समय लगेगा। तो रात्रि काल में वो विश्राम कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ट्रक आकर इस बस के साथ जब एक्सीडेंट कर लिया, जिसमें बस इनके ऊपर चढ़ गया और उसके लिए बहुत काफ़ी संख्या में लोगों की कैजुअल्टी हुई, लोग इंजर्ड हुए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता बाराबंकी से महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र, फिलहाल की क्या कुछ अपडेट है? जी, बताना चाहता हूं आपको कि बाराबंकी का बहुत बड़ा हादसा है, बहुत ही दुखद और दयनीय हादसा हुआ है। ये हादसा बाराबंकी के राम स्नेही घाट के पास अयोध्या लखनऊ हाईवे पर कल्याणी नदी के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि बस हरियाणा के पलवल से बिहार जा रही थी। बस में ज्यादातर मजदूर सवार थे जो बिहार लौट रहे थे। बस में लगभग 140 यात्री सवार थे। बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद जी ने बताया कि बस का एक्सल टूटने की वजह से बस रोड के किनारे खड़ी थी, तभी रात में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें अभी तक 19 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग अभी घायल हैं। अभी का बाराबंकी और लखनऊ में ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। जिस तरीके से आपने बताया महेंद्र की अब लगभग 19 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, आंकड़े लगातार मौत का बढ़ रहा है। क्या आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं? जी, अभी आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। जो गंभीर हालत में वो भी अभी उनकी भी जान खतरे में बताई जा रही है। और पुलिस के मुताबिक मारे गए मजदूर जो बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा और बाकी जगहों से थे। घटनास्थल पर एडीजी एसएन सांबत और एसपी यमुना प्रसाद जी पहुंच चुके हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है ऋचा जी, क्योंकि कुछ लाशें गाड़ी के नीचे भी दबे होने की आशंका थी, जिसे जेसीबी के जरिए रेस्क्यू किया गया है। और गंभीर जो हालत में हैं उनको, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। देखिए महेंद्र, जिस तरीके से ये बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिस तरीके से आपने कहा कि बस में लगभग 140 लोग सवार थे, जिसमें से देखिए उन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो 25 से ज्यादा लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इसमें भी कुछ लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और जो मौत का आंकड़ा है वो भी अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। क्या आपने इस पूरे मामले को लेकर किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की है? क्या कुछ कहना है उन लोगों का? जी, एसपी यमुना प्रसाद ने बताया है कि जो लोग गंभीर हैं, जिन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन लोगों की हालत ज्यादा नाजुक है। महेंद्र, क्या इस बस में बच्चे या महिलाएं भी शामिल थी क्या? जी, महिलाएं कुछ शामिल थी। रात में काफी बारिश हो रही, जिस समय घटना हुआ है उस समय काफी भयंकर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पुलिस टीम को भी भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। बारिश की वजह से काफी दिक्कत पड़ी थी, जिससे ये महिलाओं की और बच्चों की संख्या क्लियर नहीं हो पाई है।
जी महेंद्र, देखिए जिस ट्रक ने टक्कर मारी है बस में, तो क्या वो ट्रक पकड़ लिया गया है या उसका चालक भी पकड़ लिया गया है? जी, ट्रक को पकड़ लिया गया है, चालक मौके पर नहीं मिला था। तो क्या उसकी तलाश की जा रही है, चालक की? जी 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 जी, पुलिस ने बताया है कि चालक की तलाश की जा रही है, बहुत जल्दी ही उसकी शिनाख्त की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चलिए महेंद्र प्रताप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए बाराबंकी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। आप देखिए जिस तरीके से पहले इसमें 18 की मौत थी, लेकिन अब जो आंकड़ा है मरने वालों का वो यहाँ बढ़ रहा है। लगभग 19 लोगों की मौत अब यहाँ पर बताई जा रही है। तो फिलहाल अपडेट यही है कि 19 लोगों की मौत हो चुकी है और कहा यह भी जा रहा है कि अभी कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं और ये जो आंकड़ा है मौत का वो अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल ट्रक को जब्त कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी जो चालक है, ट्रक चालक, वो फरार है और उसकी अभी तलाश की जा रही है। तो देखिए खड़ी बस में यहाँ पर ट्रक ने टक्कर मार दी और जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, काफी बेहद गंभीर हालात बने हुए हैं और इसी को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर भी दुख व्यक्त किया है। सत्ताधारी कांग्रेस में चल रही मंत्रिमंडल में बदलाव की उठापटक के बीच गहलोत सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 283 अफसरों के तबादले कर दिए हैं। मंत्रिमंडल में पहले फेरबदल से पहले प्रशासनिक तंत्र में यह सबसे बड़ा बदलाव है। तो वहीं आपको बता दें कि 283 आरएएस अफसरों के तबादले में सरकार ने उन 98 स्थानों पर अफसरों को तैनात किया है जो पिछले काफी समय से रिक्त पड़े हुए थे। इनके अलावा बड़ी संख्या में जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात उपखंड अधिकारी को भी बदला गया है, यानी जिले में तैनात 111 एसडीएम बदल दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने देर रात ही तहसीलदार सेवा के 24 अफसरों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत कर दिया है। तो गहलोत सरकार का यहां पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना, इससे पहले यहां पर अब अफसरों के तबादले होते हुए नजर आए हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज, देखिए अब जिस तरीके से खुद जो अजय माकन है वो तो पहुंच चुके हैं जयपुर में, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, उठापटक वो भी यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन इससे पहले प्रशासनिक फेरबदल क्या कुछ मैसेज देता है? देखिए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल से कहा जा सकता है और माना ही जा रहा है। अभी आरएस के बाद में आईएएस अधिकारियों का, आईपीएस अधिकारियों का और उसके साथ ही अन्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के भी तबादले जो हैं उसका दौर शुरू होगा। ब्यूरोक्रेसी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 283 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर तबादला सूची जारी हुई है। मंत्रिमंडल के फेरबदल से पहले विधायकों को संतुष्ट करने की कवायद के रूप में इसे देखा जा रहा है। वहीं शायद ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर फेरबदल करके एक मैसेज जो है वो देना चाहते हैं कि जहां लंबे समय से अधिकारी अपने एक पोस्ट पर जमे हुए हैं उनको चेंज करके कुछ ना कुछ इसके अंदर सुधार की जो गुंजाइश है उसको निकाला जाए। आपको बता दें कि अलग अलग विभागों के अंदर ये तबादले जो है आरएएस अधिकारियों के किए गए हैं। पहला जो तबादला है वो त्रिभुवन पति का है, जो कि संयुक्त शासन सचिव नगरीय विकास और आवासन विभाग यानी शांति कुमार धारीवाल के विभाग के अंदर ये लगे हुए थे संयुक्त शासन सचिव, जिनको वहां से हटा करके अब अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पद पर लगाया गया है। इसी तरीके से पुष्पा सत्यानी जो है वो राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर थी, उनको संयुक्त शासन सचिव पीएचडी विभाग जयपुर में लगाया गया है। दूसरा जो ये महकमा अब जिसमें लगाया गया है वो महकमा है बीडी कल्ला का विभाग, जिसमें इनको लगाया गया है और हरीश चौधरी के विभाग से इनको हटाया गया। वहीं श्रुति भारद्वाज जो कि अतिरिक्त आयु भूमि और भूमि अवाप्ति अधिकारी जेडीए थी, इनको संयुक्त शासन सचिव जल संसाधन। लेकिन नीरज देखिए सबसे बड़ी बात यह भी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है और आधी रात में लगभग 283 आरएएस की तबादले कर देना एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा फैसला है ये। इसके पीछे की क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ हालात और क्या कुछ बातें ही सामने आ रही है इसको लेकर? देखिए ये रूटीन की प्रक्रिया जो है उसके तौर पर देखा जाता है और इस प्रकार तबादला सूची पहले भी आई है आरएएस अधिकारियों की और 400 की संख्या में 500 की संख्या में भी तबादले होते रहे हैं। आरएएस अधिकारियों के जो तबादले हैं उसको माना यही जाएगा कि प्रशासनिक जो मशीनरी है उसके अंदर कसावट लाने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। जी बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी थे जिनके खुद की भी वो मांग कर रहे थे कि दूसरे स्थान पर उनको लगाया जाए, वो भी देखा गया है। कुछ मंत्रियों की डिजायर भी थी, उसके आधार पर भी देखा गया है।
मुख्यमंत्री ने जो 1-to-1 जो फीडबैक लिया है, अभी कल ही जब ये अजय माकन आए, उनसे पहले कई मंत्रियों ने, विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करी है और अपने विभाग की समस्या और अलग अलग विभागों का ब्यौरा भी दिया है, साथ ही बताया कौन से अधिकारी से क्या समस्या है और किस वजह से ये जो काम है वो अटके हुए हैं। तो उनको लेकर के फीडबैक मुख्यमंत्री के पास था। मुख्य सचिव जो है निरंजन राय, उनको मुख्यमंत्री ने साथ में बैठाया था। पिछले कुछ दिनों से एक्सरसाइज हो रही थी और उसके बाद में ये फाइनल खाका तैयार करके और ये सूची जारी की गई। बिल्कुल, देखिए नीरज, सबसे बड़ी बात यह है भी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ही यहाँ पर फेरबदल किया जा रहा है। प्रशासनिक तंत्र में सबसे बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नीरज, क्या हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो भी अहम भी होगा, कहीं ना कहीं जो चीजें खराब हो रही हैं, जो अभी हालात बिगड़े हुए उनको को ठीक करने के लिए और यहाँ पे जो भी जगह खाली पड़ी हुई उनको जगह को भरने के लिए यहाँ पर लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, RS को प्रमोट किया गया है। और वही अब जिस तरीके से देखिए जो पूरा मंत्रिमंडल विस्तार है वो भी होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है कि सरकार नहीं चाहती कि कहीं भी कोई अनहोनी की वजह से कोई दिक्कतें हो जाए या फिर ऐसी कोई बातें उड़े जिस वजह से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार है वो घिरती हुई नजर आए। जो तबादले हुए हैं, इनमें कुछ तबादले ऐसे भी हुए हैं जो तहसीलदारों से पदोन्नत करके उनको RS अधिकारी बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे पद थे जिन पर तहसीलदारों से प्रमोट करके और RS अधिकारी बनाया गया है। तो निश्चित रूप से लंबे समय से डिमांड थी कि उनकी DPC हो जाए। DPC हुई है, संपन्न हुई है, उसके बाद उनको प्रमोशन मिला है और नई जगह पर उनको पोस्टिंग जो है वो दी जा रही है। निश्चित रूप से इससे ऐसे कर्मचारियों के अंदर असंतोष जो होता है वो खत्म होगा और जो तहसीलदार के समय पे पद पे लगे हुए थे लंबे समय से, लेकिन RS अधिकारी का पद उन्हें नहीं मिल रहा था। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं, लेकिन उनका प्रमोशन होना बाकी था। ऐसे में प्रमोशन होने के बाद में अब वो जो है बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठ सकेंगे। दूसरा, जो उनके अनुभव है, उनके अनुभव का लाभ वो संबंधित विभाग जहाँ लगाया गया है वहाँ लिया जा सकता है। दूसरा, सरकार ये भी चाहती है कि मंत्रिमंडल रिशफल और ये जो विस्तार की प्रक्रिया है, इससे पहले जो अच्छे अफसर हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर पहले ही लगा दिया जाए, ताकि जो नए मंत्री है उनके साथ तालमेल बिठाने के अंदर उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ जो मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर फीडबैक लिया उसके आधार पर भी विधायकों के और मंत्रियों के फीडबैक के आधार पर भी तबादले किए गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको नीरज शर्मा अधिक जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान कांग्रेस का सियासी पारा अब भी चढ़ा हुआ है। सचिन पायलट को दिल्ली लाए जाने की खबरों और बागी विधायकों को मंत्री बनाने की अटकलों के बाद भी राजस्थान की सियासी सरगर्मियां कम नहीं हुई हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल व हजारों की संख्या में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस महासचिव व पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन देर रात एक बार फिर जयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर PCC चीफ डोटासरा सहित कांग्रेस नेताओं ने अजय माकन को रिसीव किया। अजय माकन 2 दिन तक कांग्रेस विधायकों से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में सबसे पहले कैबिनेट विस्तार होगा और उसके बाद ही जिलाध्यक्षों की सूची आएगी और अन्य राजनीतिक नियुक्तियां भी उसके बाद ही की जाएंगी। माना जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। पहुंच चुके हैं और अजय माकन का PCC अध्यक्ष ने स्वागत भी किया और कई कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। और देखिए, मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो भी यहां पर होना है और इसी को लेकर अब 2 दिन के दौरे पर पहुंच चुके हैं अजय माकन और वहीं पर सभी विधायकों से मुलाकात करेंगे, रायशुमार करेंगे, उनसे चर्चा की जाएगी। तो देखिए, राजस्थान में सबसे पहले कैबिनेट विस्तार होकर उसके बाद ही जिलाध्यक्षों की सूची आएगी, अन्य राजनीतिक नियुक्तियां भी उसके बाद ही की जाएंगी। संभवतः अगस्त के पहले हफ्ते में कैबिनेट का जो विस्तार है वो यहां हो सकता है और इससे पहले मंगलवार देर रात राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन यानी कल रात अजय माकन जयपुर पहुंचे, जहां पर पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट मंगलवार को ही दिल्ली रवाना हो गए थे। और देखिए, उन्होंने दिल्ली में करीब 1 घंटे अजय माकन से मुलाकात भी की थी। वहीं माकन 28 और 29 यानी कि आज और कल विधायकों के साथ रायशुमारी करेंगे। वहीं इसके बाद दिल्ली में फिर पायलट से मुलाकात भी करेंगे। तो देखिए, माकन इन दिनों कब किस विधायक से मिलेंगे इसका कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। माकन 118 विधायकों से एक एक करके मुलाकात करेंगे।
मेरे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता रहमतुल्लाह खान। अधिक जानकारी देकर रहमतुल्लाह, देखिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो तो होना ही है और अजय माकन फिलहाल जयपुर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोगों को एक कयास भी लगा रहे थे कि हो सकता है कि सचिन पायलट को इसमें कोई ना कोई विभाग दिया जाए, कोई जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन खुद सचिन पायलट फिलहाल दिल्ली पहुंच गए थे खुद ही मंगलवार को। और जब अजय माकन जब सबसे मुलाकात कर लेंगे, विधायकों से बातचीत कर लेंगे, राय शुमार कर लेंगे, उसके बाद फिर से सचिन से मुलाकात करेंगे। फिलहाल ये जो विस्तार है मंत्रिमंडल का कब तक हो सकता है? देखिए, मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चा लगातार चल रही है और अब जिस प्रकार से आज और कल 2 दिन का जो अजय माकन का विधायकों से मुलाकात का कार्यक्रम है, विधायकों से मुलाकात करेंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे, विधायकों की राय जानेंगे, उसके बाद वो रिपोर्ट आलाकमान को भेजेंगे और आलाकमान इस पर फैसला लेगा। सचिन पायलट को क्या जिम्मेदारी देनी है, सचिन पायलट के समर्थक जो विधायक है उनको क्या मंत्रिमंडल में जोड़ना है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना है या नहीं करना है, ये तमाम चीजें फाइनल आलाकमान यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी करेगी। यहाँ की रिपोर्ट जो अजय माकन जाकर के सोनिया गांधी को पेश करेंगे। पिछले दिनों लगातार बातचीत चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अभी जुलाई में नहीं होकर के अगस्त के पहले सप्ताह तक मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल आज जो 2 दिवसीय कार्यक्रम में टाइम टू टाइम संभाग वाइज, जिले वाइज सभी विधायकों को समय दिया गया है। रहमतुल्लाह, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। अगर मैं बात करूं आज और कल की, क्योंकि देखिए 2 दिन के दौरे पर अजय माकन पहुंचे हुए हैं राजस्थान में, तो उनके जो दौरे का कार्यक्रम है आज और कल का, वो क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, 2 दिन के कार्यक्रम में सिर्फ विधायक जो है कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित विधायक है, उनसे 1-to-1 बातचीत करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, उनकी राय जानेंगे, यानी कि उन विधायकों का मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, मंत्रिमंडल में वो खुद चाहते हैं, कोई मांग करेगा, वो अपनी अपनी बातचीत रखेंगे। ये पूरी रिपोर्ट तैयार करके अजय माकन जो है 2 दिन के बाद जैसे सबकी मीटिंग हो जाएगी, रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को देंगे। उसके बाद में आलाकमान फैसला लेगी किन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किन को नहीं करना है। ये तमाम आलाकमान का फैसला है। देखिए, जिस तरीके से खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि पायलट ने माकन से कहा है कि हमसे किए वादों में काट छाट ना हो, बाकी हाईकमान जाने। बिल्कुल, सचिन पायलट की और पहली बातचीत जब क्राइसिस चला था उसके बाद में इनसे वादे किए गए थे कि आपको शामिल किए जाएंगे, आपकी जो मांगों को जो है पूरी किया जाएगा। तो जिस प्रकार से कि कल बताया जा रहा है कि सचिन पायलट से अजय माकन की मुलाकात हुई है, अजय माकन ने अपनी बात रखी, सचिन पायलट ने अपनी बात अजय माकन के सामने रखी है और उनकी यही मांग है कि उनके कुछ विधायक है जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएं और संगठन में उनको जो है जिम्मेदारी दी जाए, उनके कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए, उनके जो समर्थक है पायलट के। लेकिन ये फैसला लेना आलाकमान के हाथ में, अब आलाकमान क्या फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कह दिया है कि हमसे जो वादे किए गए हैं उस पर छांट काट ना की जाए, साथ ही साथ अशोक गहलोत किस तरीके से राजी करना है ये आपकी जिम्मेदारी, आलाकमान की जिम्मेदारी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं सचिन पायलट कहना चाहते कहीं ना कहीं जो अशोक गहलोत थे वो इसमें अड़ंगा लगा सकते हैं, या फिर जो वादे किए गए हैं सचिन पायलट से कि छांट काट ना की जाए लिस्ट में, उसे छेड़छाड़ कर सकते हैं अशोक गहलोत? देखिए, मांग करना सबका फर्ज होता है, सभी विधायक अपनी मांग कर सकते हैं, पायलट भी मांग कर सकते हैं, अन्य विधायक भी मांग कर सकते हैं, लेकिन इसका फैसला आलाकमान के हाथ में रहता है। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस चीज को लेकर के साफ कर दिया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी फैसला लेगी वो उनको मंजूर होगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी क्या फैसला लेती है या वक्त बताएगा। रहमतुल्लाह खान, देखिए एक तरफ तो अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व डिप्टी सीएम, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम को वहां पर मौजूद होना चाहिए था, अजय माकन से मिलना चाहिए था, लेकिन उस दौर पर वह दिल्ली गए हैं। तो क्या अभी जो माफी चाहती है, क्या अभी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और सचिन पायलट के बीच जो तकरार जो बनी हुई वो अभी भी बनी हुई है, अभी वो ठीक नहीं हो पाई है? देखिए, तकरार की बात करें तो वो तो लंबे समय से ही चल ही रही है, लेकिन दिल्ली जाना ज्यादा समय, चाहे वो सचिन पायलट अध्यक्ष पे पद पे रहे हो या अभी नहीं है, फिर भी उन्होंने ज्यादा समय हमेशा दिल्ली में बिताया। तो दिल्ली में वो अपने निजी कार्यक्रम में दिल्ली में गए और कल अजय माकन से उन्होंने मुलाकात की है। अब रही बात विधायकों की 1-to-1 बातचीत की, हो सकता है उन्होंने अपनी 1-to-1 बातचीत है वो दिल्ली में कर दी हो या फिर बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो जयपुर में जो विधायकों को बुलाया गया है 2 दिन में, उनका सबका कार्यक्रम फिक्स है और उनसे बातचीत करेंगे। हो सकता है आज दिल्ली से वापस आ भी जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है पायलट का। लेकिन देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अजय माकन 28 जो है
28 तारीख यानी कि आज लगभग 12 जिलों में पहुंचेंगे और सभी विधायकों से 1 to 1 बात की जाएगी, करके सभी मुलाकात की जाएगी। तो फिर देखिए सबसे बड़ी बात यह भी है कि अजय माकन चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या कुछ है, विधायकों के मन में वो सारी बातों को यहाँ पर उजागर किया जाए, उनकी क्या कुछ दिक्कत है उस परेशानी को सुना भी जाए, तभी पार्टी संगठन को मजबूत करने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह खां, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो कर्नाटक में पिछले कुछ समय से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहे राजनीतिक संशय पर बादल छट गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज मुंबई अब राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान बीएस येदियुरप्पा ने बसवराज के नाम पर प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बसवराज आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और नए सीएम के साथ साथ कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस पर पार्टी में आम सहमति भी बनी है। जिनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा उनके नाम है आर अशोक, गोविंद करजोल और श्री रामुलु शामिल होंगे। तो देखिए बसवराज को यहां पर एक नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि येदियुरप्पा ने यहां से इस्तीफा दे दिया है और जिस तरीके से जो दिक्कत थी बीजेपी के अंदर वो अब यहां पर छटती हुई नजर आ गई है और आज 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को लोक कल्याण मार्ग पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ ममता बनर्जी की करीब 40 मिनट तक चली बैठक में कोरोना के हालात से लेकर वैक्सीनेशन तक चर्चा की गई। ममता बनर्जी ने पीएम के सामने कोरोना वैक्सीन का मसला उठाया और साथ ही राज्य का नाम बदलने को लेकर भी चर्चा की गई। ममता बनर्जी ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि जनसंख्या के हिसाब से हमें कम वैक्सीन मिली है। पीएम मोदी ने इस पर आश्वासन दिया है कि जरूर देखेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत पीएम से मुलाकात की गई है। हमने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ही पीएम से मिलने का समय मांगा था। दिल्ली पुलिस को नया कमिश्नर मिल गया है। 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर होंगे। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। गृह मंत्रालय ने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त करने के संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि राकेश अस्थाना आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर का चार्ज संभालेंगे। तो वही राकेश अस्थाना इस समय सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक यानी कि डीजी पद पर तैनात हैं। वे अगले 1 साल तक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर रहेंगे। राकेश अस्थाना ने सूरत का कमिश्नर रहते हुए आसाराम के मामले में की भी जांच की थी। सूरत कमिश्नर रहते हुए उन्होंने आसाराम से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण जांच अपनी निगरानी में भी शुरू की थी, जिसमें आसाराम और उनके बेटे की गिरफ्तारी भी हुई थी। टोक्यो ओलंपिक का आज छठा दिन है और आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर निराश कर दिया है। हॉकी टीम इंडिया को ब्रिटेन से 4-1 से शिकस्त मिली है। हालांकि बैडमिंटन और तीरंदाजी से भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में एक और पड़ाव पार कर लिया है। उन्होंने अपने आज के मुकाबले में हांगकांग की चियोंग नगन ई को 2-0 से हरा दिया है। सिंधु ने पहला गेम 21-9 और दूसरा गेम 21-16 से जीता। सिंधु की इस ओलंपिक में ये दूसरी जीत है। वह नॉकआउट स्टेज में पहुंच गई है। तो वहीं तीरंदाजी में भी भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। तीरंदाजी में तरुणदीप राय ने पुरुष अंतिम 32 वर्ग के मुकाबले में यूक्रेन के हनबिन ओलेस्की को हरा दिया है। उन्होंने 6-4 से जीत हासिल की है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।